नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम्म चलिए। तो आज हमें पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान पढ़ने होंगे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। चलो, पश्चिमी तटीय मैदान आ गए हैं सब, स्टार्ट कर देना सेशन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बढ़िया से आज का ई सेशन स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और कुछ आता भी नहीं है। और जो आप होमगार्ड की सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें तो बिल्कुल ना के बराबर पूछने के चांसेस है। लेकिन मैं तब भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊंगी। ओके, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। पश्चिमी तटीय मैदान, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसको हम कितनी भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं? 3 भागों में। जैसे मैं बोलूँ, मेरी बोलने की आवाज़ पे भी बात ध्यान रखा करो और मेरे पढ़ाने पे भी ध्यान रखा करो बहुत बढ़िया से। पश्चिमी तटीय मैदान जो है, इसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं: कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि देखो, गुजरात से लेकर गोवा तक का तट। कहाँ से लेकर? तो आप क्या बोलोगे मैम? गुजरात से लेकर ये गोवा तक का तट। वो क्या कह रहा है, खुद बताओ कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको अगर एग्जामिनर ये देगा, आपको ऊपर का नहीं देगा कि कन्नड़ तट किसे कहते हैं, आपको वो ये बोलेगा कि गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है। तो गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? तो गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहा जा रहा है? ये देखो क्या लिखा हुआ है, कोंकण तट कहा जा रहा है। गोवा से लेकर मैंगलोर तक के तट को क्या कहा जाता है? तो गोवा से लेकर मैंगलोर तक के तट को क्या कहा जा रहा है? कन्नड़ तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोवा से लेकर मैंगलोर तक के तट को क्या कहा जा रहा है? तो आप बोलोगे मैम, कन्नड़ तट कहा जा रहा है। और कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कि केरल के तट को क्या कहा जाता है? केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को जो कहते हैं वो है मालाबार तट। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो गुजरात से लेके गोवा तक के तट को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम, कोंकण तट बोला जाता है। हम्म गोवा से लेकर मैंगलोर तक के तट को क्या बोलते हैं? मैंगलोर तक के तट को। तो ये मैंगलोर, गोवा से लेकर मैंगलोर तक के तट को क्या बोला जाता है? तो आप बोलोगे कन्नड़ तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कन्नड़ तट। और मालाबार तट किसे किसे कहते हैं? तो आपको पता है यहाँ पर, ये है मालाबार तट। यानी कि केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। केरल के तट को क्या कहते हैं?
मालाबार तट। कुछ नहीं याद करना, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है कुछ, बस जो मैंने आपको बताया वही एज इट इज़ याद कर लेना है कि केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, गोवा से लेकर मैंगलोर तक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है, और गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, तो गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। That's it। इसके अलावा याद ही नहीं करना, मत करना, बिल्कुल भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। अच्छा, थोड़ा सा और यहाँ पर हम ध्यान देंगे, पूर्वी तटीय मैदान, क्योंकि इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं पूछे जाने के, बस मैं आपको थोड़ा सा रीड करा रही हूँ कि पूर्वी तटीय मैदान ये कहाँ से कहाँ तक है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, मतलब किन दो स्टेट को मिलाकर कोरोमंडल तट की संज्ञा दी जाती है। कोरोमंडल तट, तो आप क्या बोलोगे मैम, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। किस किस को, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के तट को, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के तट को क्या कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखेंगे, कोरोमंडल तट की संज्ञा दी जाती है। कोरोमंडल तट क्या बोलना है, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के तट को क्या कहा जा रहा है, कोरोमंडल तट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, कोरोमंडल तट कहा जा रहा है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना ही रखना है। हो गया, देख लो। अब ये हम जब हमारा जो क्लाइमेट वाला टॉपिक आ गया ना, जलवायु वाला, तो एक हम जलवायु से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं या रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। रिट्रीटिंग मानसून में ये देखा गया है अक्सर कि जो भारत में वर्षा होती है, अगर रिट्रीटिंग मानसून से वर्षा हो रही है, रिट्रीटिंग मानसून को अन्य कितने नामों से जाना जाता है, तो इसे उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुआ मानसून भी कहा जाता है। तो लौटते हुए मानसून से उस टाइम भारत में, पहली बात तो लौटते हुए मानसून से सर्दियों में वर्षा होगी, दूसरी बात सर्दियों में यानी कि शीत ऋतु में वर्षा होगी, और सिर्फ मात्र एक स्टेट में वर्षा होगी, और उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। ये ध्यान रखना है कि लौटते हुए मानसून से सिर्फ एक स्टेट में वर्षा होती है, उसका नाम है तमिलनाडु, और वो भी ग्रीष्म ऋतु में नहीं, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में वर्षा बनती है। किसमें, तो देखो उत्तर पूर्वी मानसून, सर्दियों के कारण जो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट, तमिलनाडु कह सकते हैं, या उत्तर पूर्वी मानसून से कौन से तट पर वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद करना ही करना है, ना कि कोई बहाने चलेंगे ही नहीं। और कोरोमंडल तट किन दो स्टेट को मिलाकर कहा जाता है, तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, तो आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे, उत्तरी सरकार तट, तो उत्तरी सरकार तट जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के उत्तर में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के उत्तर में आंध्र प्रदेश व उड़ीसा का तटीय प्रदेश है। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा का क्या है, तटीय प्रदेश है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के उत्तर में आंध्र प्रदेश व उड़ीसा का तटीय प्रदेश, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बस, अब उत्तर भारत के विशाल मैदान से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी पहले पठार, उसके बाद वो चलेंगे। ठीक है।
चलिए, और ये तो मैंने बता दिया था ना कि पश्चिमी तटीय मैदान किसे कहते हैं। हम्म, ये तो आपने को पता चल गया था ना। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि ये ध्यान रखना, ये घाट है, ये तट, ये भी घाट है, बताया था। पहले तो इनके बारे में लिख लो। इसके बारे में बनाया ये मैंने पश्चिमी घाट बताया था। और ये मैंने बताया पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। अब तट कौन सा है, तो आप ये याद रखोगे, अच्छा मैम ये ब्लैक कलर की जो लाइन जा रही है ना, ये पश्चिमी तट है, पता होना चाहिए। और ये जो इधर की ब्लैक कलर की लाइन जा रही है, ये पूर्वी तट है। तो तट कौन सा होता है पता चल गया, घाट कौन सा होता है। जो अंदर आपको दिख रहा है जगह छूटी हुई, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच में जो जगह छूटी हुई बच रही है, उसे बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं उसको, और इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये बोलते हैं, खुद देख लो। तो तुम्हें पता चल गया, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच में जो व्हाइट व्हाइट सा एरिया बसता है ना, उसे बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। बस। तो ये इस तो हमने इसके बारे में पढ़ा, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के विषय में। आगे बात करते हैं, अब हम डालेंगे आज के टॉपिक, पठार को बढ़ाएंगे। पठार, अब देखो मैं तुम्हें एक बात ध्यान से समझाना चाहती हूँ। और बात मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जितना भी मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से, जितना मैं मैप बनाती हूँ अपने हाथों के द्वारा, उसको ध्यान से सुनना है। ये ध्यान रखा करो। जब माँ बार बार यही बोलती है कि मैम हमारे, अब मैं ये पठार पढ़ाने जा रही हूँ, तो जाहिर सी बात है पहले आप पठार की इमेजेस देखेंगे गूगल में कि कौन सी कहाँ पर है, कौन सी कहाँ पर है। तो कौन सी कहाँ पर है बच्चे, यही तो देखोगे। अब आप खुद देखो यहाँ पर, आप बोलोगे यस मैम दिख रही है, ये दक्कन का पठार हमें दिख रहा है, दिख रहा है ना। हम्म, ये कर्नाटक का पठार दिख रहा है, ये तेलंगाना का पठार दिख रहा है, ये बुंदेलखंड का पठार दिख रहा है, और ये बघेलखंड का पठार दिख रहा है, ये मालवा का पठार दिख रहा है, छोटा नागपुर का पठार ये रहा, और शिलोंग का पठार ये रहा। तब यहाँ पर आप पठार इमेजेस बेहद बेहतरीन ढंग से देख पा रहे होंगे। ओके। हम्म, जैसे कि आप यहाँ पर ये सब चीजें देख पा रहे हैं, तो अब हम इनके ऊपर ही कुछ बात करने जा रहे हैं। अब दक्कन के पठार, एक क्वेश्चन बनता है भैया कि जो दक्कन का पठार है इसके ऊपर कौन सी नदी बहती है। यहाँ बहती है, इस नदी का नाम है नर्मदा। इस नदी का नाम क्या है, नर्मदा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ये कुछ ये पूछेगा आपसे कि जो दक्कन का पठार है ये किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो दक्कन का पठार किस नदी के, तापी नदी का नाम नहीं लेगा वो नर्मदा का ही लेकर पूछता है। वो नर्मदा का ही नाम लेकर पूछता है, इसलिए कहो आप मैम तापी भी तो है ना, क्योंकि सबसे ऊपर तापी है। ये तुम्हें पता ही है कि सबसे पहले तो ऊपर नर्मदा है और नर्मदा के नीचे तापी है। तो मैम दक्कन का पठार भी यही तो, लेकिन इसके बारे में नहीं पूछता, इससे पूछता है क्वेश्चन कि दक्कन का पठार, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन इससे बनता है, ये है कहानी। तो आया समझ दक्कन के पठार।
अब भैया पठार दिखने में कैसे लगते हैं, ये तो मैंने आपको गूगल मैप दिखाया, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है। अब भैया यहाँ देखो आप, ये पठार कैसे दिखते हैं, जरा देख लो पठार कैसे लगते हैं। कभी आपने पहले देखे थे पठार इस तरीके से, किसी से पढ़ा है इस तरीके से, पीडीएफ से इस तरीके से पठार मिलेंगे। तो पठार, पठार को इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है, प्लेटू कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, प्लेटू कहा जा रहा है। ये क्या पठार पर्वत जैसे नुकीले होते हैं, पहली बात। तो आप बोलोगे मैम ये पर्वत जैसे नुकीले नहीं, पर्वत जैसे नुकीले नहीं, पर्वत जैसे बच्चा नुकीले नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, पठार की जो ऊपरी सतह है वो सपाट होती है। पठार की ऊपरी सतह, ऊपरी सतह सपाट कैसी होती है, पठार की ऊपरी सतह सपाट। भारत में 27.7% भूभाग पर पठार पाए जाते हैं। भारत में 27.7% भूभाग पर पठार पाए जाते हैं। हम्म। और सागर तल से ऊंचाई कितनी होती है पठारों की, सागर तल से ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो पठारों के बारे में आपको, पठार देखे, पठार कैसे मिले, समझ आया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया पठार। तो पर्वतों जैसे नुकीले नहीं, पठार की ऊपरी सतह सपाट होती है। भारत में 27.7% भाग पर पठारों का विस्तार पाया जाता है। और पठारों की सागर तल से ऊंचाई कितनी है, तो पठारों की सागर तल से ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। पठारों की सागर तल से ऊंचाई कितनी है, तो 600 मीटर है। हो गया। अब यहाँ देखेंगे, तो भारत के प्रमुख पठार, पठार कैसे होते हैं, आपको जो मैंने अभी यहाँ पर लिख के बताया, देखो मेरी बात ध्यान से सुनोगे दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे लिखी है बात, जो मैंने यहाँ लिखी है बात, बिल्कुल यही बात मिलेगी आपको यहाँ पर। है। पठार एक ऐसा भूभाग है जिसकी आसपास की जमीन क्या होती है, जिसकी आसपास की जमीन ऊंची होती है ना, लेकिन जिसकी ऊपरी सतह सपाट है। आप देखो इसकी ऊपरी सतह कैसी है इस पठार की, तो आप बोलोगे मैम ऊपरी सतह सपाट, कैसी ऊपरी सतह सपाट है, अंग्रेजी में इसे टेबल लैंड कहते हैं। पठार को इंग्लिश में टेबल लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेबल लैंड। क्या कहते हैं, टेबल लैंड कहते हैं।
इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेबल लैंड कहते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके वही बात करने जा रहे हैं। तो भारत के प्रमुख पठार ये रहे। पृथ्वी से ऊंचे उठे हुए भाग, पृथ्वी से ऊंचे उठे हुए भाग हैं। पर्वतों जितने ऊंचे नहीं होते हैं। पूरी धरती पर 30% भाग पर पठारों का विस्तार है। ऊपरी भाग पठारों का चौड़ा और सपाट है और ऊंचाई लगभग 600 मीटर है ना। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब एक एक करके हम सबसे पहले पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है वो मोस्टली आपको कहाँ मिलेगा? तो आप बोलोगे, अब देखो, जो बात मैं इस मैप में बताऊंगी वही आपको थ्योरी में मिलेगी, है ना। इसे बोलते हैं हजारीबाग पठार, इसे कोडरमा का पठार, इसे रांची का पठार, और इसके बीच से बह रही है दामोदर नदी। और छोटा नागपुर का पठार ये है पूरा। देखो, सबसे पहले तो ये मैंने बनाया ये मैंने बनाया झारखंड। ये आप बोलोगे मैम ये कौन सा स्टेट है, आपने क्या बना दिया ये डब्लू की शेप में। मैंने कहा डब्लू की शेप में है झारखंड स्टेट। झारखंड राज्य, ये क्या है? झारखंड। अब झारखंड के अंदर ये जो है, ये वाला, ये जो रेड कलर का है, ये रेड कलर का ये है छोटा नागपुर पठार। ये छोटा नागपुर पठार, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? तो आप बोलोगे मैम जो छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से जो नदी बहती है उसका नाम दामोदर नदी है। और छोटा नागपुर पठार कई छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है। इसमें इसे कह सकते हैं कि ये हजारीबाग पठार है, ये हजारीबाग पठार, ये रांची का पठार, और ये जो है कोडरमा का पठार है वो, ये कोडरमा का पठार, और ये रांची का पठार है, ये रांची का पठार है, ये रांची का पठार है। ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना, ठीक है। तो अब जो ये देखो मैं आपको दोबारा समझाती हूँ, दोबारा समझाती हूँ तो आपको अब देखो आपको कहने लगे कि छोटा नागपुर पठार कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो आप बोलोगे मैम ये पूर्वी भारत में मिलेगा। पूर्वी भारत में यानी ईस्ट इंडिया में मिलेगा। ईस्ट इंडिया में मिलेगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो छोटा नागपुर पठार, इसमें से मैंने कहा जो ब्लैक कलर का डब्लू की शेप में ये बन रखा है ना, ये झारखंड है, ये झारखंड है। और जो रेड कलर का है ये छोटा नागपुर का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है। ये छोटा नागपुर के पठार के अंदर, छोटा नागपुर पठार के अंदर कई पठार हैं, जैसे ये हजारीबाग पठार, कोडरमा का पठार और रांची का पठार। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ जी। तो अब देखो, छोटा नागपुर पठार, जो छोटा नागपुर पठार है इसके मुख्यतः विस्तार कौन से स्टेट में मिलेगा? यहाँ पर शिखा, अभी मैंने आपको क्या बताया, तुम्हें मैंने ये कह रखा है कि दिमाग इसमें लगाया करो जो मैं समझा रही हूँ।
ये पीडीएफ से मत पढ़ाओ, ये मुझे ये फालतू की दिखावा मत करा करो। मैं कह रही हूँ जो छोटा नागपुर का पठार है वो मुख्यतः झारखंड स्टेट में पड़ेगा, तो झारखंड स्टेट के अंदर ही तो आपको छोटा नागपुर पठार दिखाया हुआ है, ये कहीं और दिखाया हुआ है, खुद देखो। हाँ मैम वही दिखाया हुआ है आपने, तो बस, तो आपको क्या टेंशन लेनी। जी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो छोटा नागपुर पठार है वो स्पेशली कौन से स्टेट में पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यतः झारखंड में पड़ता है, इसके अलावा इसके आसपास के वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, सब में पड़ता है। सबसे इसकी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो कि मैं चोटियों वाले टॉपिक में भी आपको बता चुकी हूँ, और यहाँ पे तो ये रिपीट हो रही हैं चीजें। तो जब चीजें रिपीट हो रही हैं तो क्या आपको वो भी याद नहीं होती, क्या उसमें भी आप पीडीएफ पीडीएफ बोलोगे, कैसे है ये, क्या है ये, बार बार ये ध्यान रखा करो। और ये जो मैप है, तुम्हें मैप की ही भाषा इसमें मिल रही है। मैंने आपको कहा कि जो झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार के अंदर कई सारे पठार हैं, जिसका नाम हजारीबाग पठार, कोडरमा का पठार, रांची का पठार है। रांची के पठार से एक नदी निकलती है, रांची के पठार से जो नदी निकलती है उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। तो अब छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी बह रही है, दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। तो यही सब कहानी इसमें लिखी हुई होती है पीडीएफ में एक सीरीज से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ऊपर नीचे लाइन ना हो जाए। छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी क्या लिखी है, दामोदर नदी। भैया वेरी इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी के उत्तर में कौन सा पठार है, हजारीबाग पठार। देखो ये दामोदर नदी है, दामोदर नदी, इसके उत्तर में हजारीबाग पठार, कोडरमा का पठार। दामोदर नदी के दक्षिण में कौन सा पठार है, रांची का पठार है। बना हुआ है ना, क्या बोला। तो दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार है और कोडरमा का पठार, वे दक्षिण में रांची का पठार है। ये बात समझ में आ गई, ये बता दिया था ना, वही चीजें मैप की ही रिपीट होती हैं। तुम्हें और एक बार मैप समझा देते हैं भैया, और कितनी कोशिश करें बताओ, एक बात को हम बार बार रिपीट करते हैं। छोटा नागपुर का पठार थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इसके बीचों बीच से कौन सी नदी बह रही है, यहाँ ये कौन सा पठार है, इस पठार का नाम क्या है, और इस पठार का नाम क्या है, और इस पठार से एक नदी भी बह रही है। चलो अब तुम्हारा टर्न आ गया, तुम मुझे कहानी बता दो इसकी। मैम ये रेड कलर का है, ये छोटा नागपुर पटेल प्लेटू, छोटा नागपुर पठार है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, इसे कोडरमा का पठार, इसे देखो, इसका नाम है रांची का पठार, छोटा नागपुर पठार, और ये कोडरमा का पठार, और ये हजारीबाग पठार है। और इसके बीचों बीच से बह रही है दामोदर नदी। इसके बीचों बीच से कौन सी नदी बह रही है, दामोदर नदी। शरावती तो अभी भी कह रही है मैम पठार किसे बोलते हैं। भैया रहने दो भैया, बहुत हो गया है, इतनी बार रिपीट करूंगी ना तो बच्चे परेशान हो जाएंगे दूसरे वाले, ये ध्यान रखना। रांची के पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो स्वर्ण रेखा नदी। तो ये छोटा नागपुर का पठार है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अंदर कई पठार हैं, इसमें खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसमें कोयला, लोहेस्क, अभ्रक और बॉक्साइट, चार खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, चार। तो चार मैंने आपको बता दिए, वही आपको पीडीएफ में लिखे हुए मिलेंगे, वही आपको पीडीएफ में लिखे मिलेंगे। हर चीज हाथों से पढ़ लिख के बताती हूँ, बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़नी होती है, ये ध्यान रखा करो। इसके बाद ध्यान रखेंगे यहाँ पर, देखो सीएनपी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये बताओ। तो छोटा नागपुर पठार, इसको क्या बोलते हैं, सीएनपी का मतलब होता है छोटा नागपुर पठार। भारत का खनिज हृदय स्थल, भारत का
खनिज हृदय स्थल। सीएनपी में क्या क्या पाया जाता है? लोहयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट। चार चीज बेहद अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं कि भैया छोटा नागपुर पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं वो आपको याद करना ही करना है। तो छोटा नागपुर पठार में जो पाया जाता है, एक बार मेरे साथ बोल सकते हैं, लोहयस्क, कोयला, अभ्रक और बक्साइट पाया जाता है। और दामोदर नदी घाटी में किसके भंडार पाए जाते हैं? तो दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है? झारखंड के, क्योंकि झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी बोलते हैं, तो झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी, तो झारखंड के हजारीबाग से क्या निकलता है? अभ्रक। छोटा नागपुर पठार में क्या पाया जाता है? तो छोटा नागपुर पठार में आप बोलोगे क्या नहीं पाया जाता? तो छोटा नागपुर पठार में क्या नहीं पाया जाता ये बताओ। तो छोटा नागपुर पठार में सोना नहीं पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार में क्या नहीं पाया जाता? तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम छोटा नागपुर पठार में सोना नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? सोना नहीं पाया जाता। तो ये सब कहानी आपको याद रखनी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन। कौन कौन से खनिज निकल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता देना खनिज कौन से निकल रहे हैं। चार कौन कौन से बताए मैंने? कोयला, लोहयस्क, अभ्रक और बॉक्साइट। कोयला, लोहयस्क, अभ्रक और बॉक्साइट के अलावा आपको कुछ याद ही नहीं करना। और पूछे कि छोटा नागपुर पठार में सोना पाया जाता? ना भैया, मना कर देना, नहीं पाया जाता है। तो ये हो गई कहानी आपकी छोटा नागपुर पठार की। पिक्चर में छोटा नागपुर पठार भाई साहब ये रहा, ये है, ये है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, चलो। अब एक बात बता दूं, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार एक जैसा है। इसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। जो बुंदेलखंड का पठार है और बघेलखंड का पठार है बिल्कुल सेम है, इसे आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, इसका विस्तार कहाँ मिलेगा आपको? तो आप बोलोगे मैम यूपी एमपी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यूपी एमपी में मिलेगा। इसका जो विस्तार है वो कहाँ मिलेगा? यूपी एमपी में। ये कहाँ है? ये मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे, यह मालवा पठार के उत्तर पूर्व में। दोनों बघेलखंड भी सेम है, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, और यह भी मालवा पठार के उत्तर पूर्व में। दोनों के बारे में सेम ही याद रखना है। दोनों के बारे में हमें सेम ही याद रखना है, कुछ भी नहीं चेंज करना। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड मैंने क्या बताया? बुंदेलखंड का विस्तार कितने राज्यों में? दो राज्यों में। दोनों के नाम क्या लिखे हैं? यूपी एमपी लिखा हुआ है ना। और बघेलखंड का पठार कितने राज्यों में? तो आप बोलोगे मैम वो भी मध्य प्रदेश और यूपी में ही मिलेगा। हाँ जी। तो इसमें ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो ज्यादा याद करने वाला होता है मैं खुद उसे बता देती हूँ। बुंदेलखंड का जो पठार है, इसका जो विस्तार है वो यूपी एमपी में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है बघेलखंड का पठार, ये भी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह भी मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। हाँ साक्षी तिवारी जी, क्या क्या दिक्कत है? आवाज के तो करती हूँ मैं कहते। गौरव, यहाँ तक आपको याद रखना है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है मैंने मैम आपने भारत में इतना लिखवाया है। अरे भाई एक बात बताओ, ये जो लिखा है ना पूरी धरती पर, ये वर्ल्ड की बात चल रही है, वर्ल्ड की। वर्ल्ड में 33% भाग पर है। और अभी मैंने वही बोला कि भारत में कितने परसेंट भूभाग पर है? तो भारत में 27.7% भूभाग पर। इतनी सी अकल लगाने की आवश्यकता थी, वो भी नहीं लगाई गई आपसे। एक बच्चा कह रहा है मैम आपने ऐसे ऐसे कर दिया। हाँ मैम आपने तो 27.7 बताया है। ओहो,
आय हाय। अरे, अरे थोड़ा सा थम जाओ, रुक जाओ। ये वर्ल्ड में बताया है, वर्ल्ड में 33% भाग पर मिलेंगे, लेकिन भारत की भूमि पर भाग बात करें तो 27.7% में मिलेंगे। कर दिया आपने, अपने ही दिमाग से ही गलत कर देते हो, है ना कृष्णा। चलो कोई नहीं, हो जाती है। तो हमारे यहाँ तक अब आता है दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार जो है ये पूछा जाता है कि बस्तर पठार किसका भाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बस्तर पठार पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, मैम दंडकारण्य पठार। एक ये क्वेश्चन बनेगा। अब जो बस यह क्या है दंडकारण्य पठार, जो दंडकारण्य पठार है अत्यंत ही उपजाऊ उबड़ खाबड़ है, अनुपजाऊ है, और लेकिन जहाँ अनुपजाऊ उबड़ खाबड़ है लेकिन खनिज बहुत मिलते हैं, है ना। अब यहाँ से गोदावरी की सहायक नदी क्या है, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती। अब जो इंद्रावती नदी का उद्गम है, तो इंद्रावती नदी का उद्गम दंडकारण्य से होता है, पठार से निकलती है। एक ये बहुत अच्छे से कंठस्थ करना है। और इसका विस्तार तो तुम्हें पता ही है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। तो बस्तर का पठार किसका भाग है, वो चार पठार के नाम ऑप्शन में देगा और आपको राइट क्लिक कर कर आना होगा। ये बताइए कौशल। कौशल मेरे प्यारे भाई जी सबको बहुत अच्छे से याद हो रहा है, और आप भी थोड़ा अपना दिमाग लगा लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाते। वो कहते हैं मैम अब पीडीएफ में तो 33 लिखा है, आपने 27 लिखा दिया, ये कैसे। तो मैंने आपको बताया ना, वो इंडिया में बताया और बाहर वर्ल्ड में इतना बताया। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं होगी, बस इंडियन होगी। तो दंडकारण्य पठार कैसा है भैया, पठार तो होते ही उबड़ खाबड़ है, पठार उबड़ खाबड़ ही होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, अनुपजाऊ होते हैं, और लेकिन खनिज बहुत पाए जाते हैं। और गोदावरी की जो सहायक नदी है इंद्रावती, इंद्रावती का उद्गम इसी क्षेत्र से ही होता है। ये हो गया, अच्छे से याद हुआ। अब बताइए, दंडकारण्य पठार, बस्तर पठार किसका भाग है, छोटा नागपुर पठार का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना के पठार का, या दंडकारण्य पठार का। चार ऑप्शन मिलेंगे, आप बोल दोगे दंडकारण्य पठार। अब पठार की भूमि कैसी होती है भैया, पठार की भूमि उबड़ खाबड़ होती है, उपजाऊ अनुपजाऊ क्षेत्र होता है। और सिर्फ जब वहीं तभी तो खनिज मिलेगी, तभी तो माइनिंग होगी, जब वहां पे कुछ होगा ही नहीं। बहुत हो गया, बहुत क्लियर कर दीजिए, है ना। तो और यह क्या है, पठार होता है उबड़ खाबड़, माइनिंग वहीं होगी, माइनिंग भूमि कृषि योग्य क्षेत्र पे थोड़ी हो जाएगी। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं उपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी संपन्न है। आगे अब आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है, इसकी आकार कैसी है, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे भारत का सामान्य परिचय, उसमें मैंने बताया था कि भारत का आकार चतुष्कोणीय है, आप भूल गए होंगे। फिर जब आया प्रायद्वीपीय भारत का टॉपिक, तो मैंने प्रायद्वीपीय भारत की टॉपिक में आपको बढ़ाया कि प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिभुजाकार है। अब वैसे ही आपको एक बात और याद रखनी है कि दक्कन का जो पठार है वो त्रिकोणीय भूभाग है। दक्कन का पठार कैसा है, त्रिकोणीय, शेप कैसा है बच्चों, त्रिकोणीय। और ये बताया दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में, वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी के दक्षिण में, ये तो खासकर इंपॉर्टेंट। और इस पठार का जो एक विस्तार है वो पूर्वोत्तर में भी दिखाई देता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार, और असम के पठार का नाम है कार्बी एंगलोंग का पठार। हो गया। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से दोस्तों ध्यान रखना ही रखना है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ये शिलोंग का पठार तो तुम्हें पता ही है, शिलोंग का पठार आपको मिलेगा मेघालय में। लेकिन यही यहीं पे है, शिलोंग का पठार आपको मिलेगा मेघालय में, लेकिन यहीं पे है कार्बी एंगलोंग का पठार। कार्बी एंगलोंग का पठार आपको मिलेगा असम में। कहाँ मिलेगा, असम में मिलेगा। तो ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ये वाली लाइन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा है कि दक्कन का पठार, जो दक्कन का पठार है
वो किससे बना है? तो दक्कन का पठार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि दक्कन का पठार भैया बेसाल्ट चट्टानों से बना है। और दक्कन के पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी? दक्कन के पठार पर। जो इम्पोर्टेंट है उसको ही मैं याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, काली मिट्टी मिलेगी, विशाल चट्टानों से बना है दक्कन का पठार। ये और भी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। मालवा पठार, मालवा का पठार जो है आपको भारत में मिलेगा अरावली और विंध्याचल माला के बीच में। सपोज करो ये अरावली है और ये विंध्याचल पर्वतमाला है, इसके बीच में मालवा का पठार पड़ रहा है। ये मालवा का पठार, ये विंध्याचल, और ये अरावली। ये ध्यान। तो अब देखो, अब यही तुम इस लाइन को इस मैप से देख लो मिला के। मैं पानी पी लूं, मुझे बहुत प्यास लग रही है। इस लाइन को, हाँ, गौरव कश्यप जी, मेरी बात ना, मैं मैप पे ज्यादा फोकस कराती हूँ। इस मैप को देखो, मैं पानी पीती हूँ इतने, और बैठ के ही पीती हूँ मैं। तुम करो। जब हो जाए तो मेरे को बता देना। हो गया। चलो। हाँ जी। तो मारवाड़ का पठार ये तो मिल गया। तो यहाँ देखेंगे कि हाँ मैम, मालवा का पठार ये रहा, और ये अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में है। वहीं जो मारवाड़ का पठार है ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। इससे क्वेश्चन कभी नहीं बनता, लेकिन ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और हजारीबाग पठार और राज्य के पठार से दामोदर नदी बहती है। ये इस तरीके से पीवाईक्यू पूछ लिए जाते हैं। हो गया। इसके बाद ये खुद देखो कि हाँ मैम सही है, अरावली एरी विंध्याचल पर्वत एरा, अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार। जो मैं बनाती हूँ ना, उस पे ज्यादा फोकस क्या करा करो। ये सब लाइनें तो बस तुम्हें दिमाग में, ऐसी लाइन तो सीक्वेंस के लिए होती हैं। अब भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल की डेफिनेशन में कुछ नहीं करना तुम्हें, याद मैं जो कह रही हूँ वो याद करो, ना तुम्हारी पूरी ज्योग्राफी रट जाए। कितने सेंटीमीटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट। मरुस्थल कितनी सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को कहा जाता है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, या 70 सेंटीमीटर। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप मुझे बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप बोलोगे मैम 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 50 सेंटीमीटर नहीं, कितना, तो बताओ।
तो आप बोलोगे मैम मरुस्थल उसे बोलते हैं जो, ध्यान रखना, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, क्योंकि मरुस्थल वो कहेगा 25 सेंटीमीटर, चार ऑप्शन दे देगा वो तो, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 150, तो आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान देंगे आगे, और इसे बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। भारतीय मरुस्थल को क्या बोला जाता है? इसके बाद थार मरुस्थल भारत में कहाँ मिलेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पीवाईक्यू भी बन चुका है ऑलरेडी, पूछा ही जाना है। हाँ, तो कैसे, मैं आपको यहाँ पे एक मैप बना के दिखा देती हूँ, इतनी सारी जगह बची हुई है, इसे यूज कर लें। ये थार मरुस्थल है और ये अरावली है। तो आप बोलोगे मैम हाँ ये अरावली है, अब अरावली के थार मरुस्थल कहाँ मिल रहा है? उत्तर पश्चिम में, ये थार मरुस्थल है। अब थार मरुस्थल खुद देख लो आप कहाँ मिलेगा। थार मरुस्थल उत्तर, ये उत्तर और पश्चिम में तो पड़ रहा है अरावली के, तो अरावली के उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल आपको दिख रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में है। ये कहाँ है? तो आप बोलोगे मैम ये आपने सही कहा, ये अरावली पहाड़ियों के, खुद मैप से याद करो इतनी बात, बिना, क्योंकि मैप देख लोगे ना आपको पता चल जाएगा, हाँ मैम आप सही कह रही हो कि ये आपने बना दिया थार मरुस्थल गोल वाला, और ये अरावली बना दी, तो अरावली के उत्तर पश्चिम में पड़ रहा है आपका थार मरुस्थल, है ना? ये आपका हो गया। तो यहाँ पे ये तो हो गया, थार मरुस्थल का अधिकांश भाग तो राजस्थान में है, लेकिन कुछ भाग पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी फैला है। थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल का अन्य नाम, ये क्या है? अन्य नाम, अदर नेम क्या है? तो महान भारतीय मरुस्थल है। क्या है? महान भारतीय मरुस्थल। अब मरुस्थल कैसा होता है? मरुस्थल तभी बनेगा जहाँ वर्षा कम होगी, रेतीला मैदान होगी, बंजर भूमि होगी, कृषि के नाम पे कुछ होता नहीं होगा, वनस्पति कुछ मिलती नहीं होगी, वनस्पति के नाम पर जो कांटेदार वन होते हैं वो मिलते हैं, जैसे कीकर, बबूल, खजूर, नागफनी, केक्टस, ये सब मिलता है। तो ये याद रखेंगे कि ये वह क्षेत्र है, जब हम प्राकृतिक वनस्पति में कांटेदार वन वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पे इनके एग्जाम्पल और अच्छे से हम देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे मैम यह शुष्क क्षेत्र है, सौरभ सिंह मैप में नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में दक्कन का पठार जो है वो त्रिकोणीय ही बोला जाता है। तो यह एक जो मरुस्थल है वो शुष्क क्षेत्र है, जहाँ वर्षा क्या हो रही है, बहुत कम होती है, और एक रेतीला मैदान है। रेतीला मैदान है तो वनस्पति तुम्हें पता है ना के बराबर होगी, ना के बराबर नहीं, ना के बराबर है। और कौन से, कैसे मरुस्थलीय पेड़ लगेंगे? कांटेदार वन मिलेंगे, कांटेदार वन मिलते हैं, जैसे कीकर, बबूल, खजूर, नागफनी व कैक्टस, ये सब मिलते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बस ये मिलेंगे। इसके बाद आपको एक और लिखवा देते हैं। भारत में कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल व्हाइट डेजर्ट
की संज्ञा दी जाती है। जो गुजरात में स्थित एक विशाल नमक दलदली भूमि, एक विशाल नमक दलदली भूमि है। और एक इम्पोर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में लद्दाख को शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। क्योंकि यह एक ऊंचा, ठंडा और सूखा पहाड़ी इलाका है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें कच्छ के रण को क्या कहा जाता है? तो कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल, ये इम्पोर्टेंट है। और लद्दाख को क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल, ये वेरी इंपॉर्टेंट। बस दो बातें आपकी ये। और ये पूरा टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। ये टॉपिक कंप्लीट। अब बताओ आज का सेशन कैसे लगा। कल पढ़ेंगे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक, मजा आया पढ़ के? पीडीएफ मैंने बना दी है, अब बताओ। हो गया सब, आज के लिए इतना ही। याद कर लेना ढंग से, जो मैं बताती हूँ, जो मैप से समझाती हूँ, वही याद करा करो। मरुस्थल की कृष्णा, मरुस्थल का फोटो भैया अभी मरुस्थल डालो गूगल पे, फोटो ही फोटो आ जाएंगे। मानसी पटेल, ठीक है बाबू, धीरे कम पढ़ा देंगे। कौशल मेरे प्यारे भाई, पढ़ लो ध्यान से। जी, ओके, बहुत अच्छे से। हाँ जी, यश, कंटेंट बहुत अच्छा है मैम। क्लास हर जगह काम करेगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है, प्रॉमिस कर रही हूँ मैं। किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी ज्योग्राफी के उसमें। साहब, जो मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ, मैप में बनवाती हूँ, वो सब ध्यान से करो। इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।